एक ऐसा जगह हमारे प्लैनेट पे जहां पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यूएफओज और एलियंस आते जाते रहते हैं, वो है एंटार्क्टिका। वो ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन आपको इतने से हिस्से दिए, यहां जाके एक्सप्लोर करना है कर दो, बाकी जगहों पे नहीं जाना। रिचर्ड बर्ड नाम के एक एडमिरल थे यूएस नेवी के। अब ये लोग गए हैं 6 महीने के मिशन पे। तो वो सडनली बोलते हैं मैं एक ऐसी जगह एंटर कर गया जहां अभी मैं बर्फ में था और अभी टोटल हरियाली है, एंटार्क्टिका में। उनको सून रियलाइज हुआ कि यार यहाँ तो थोड़ी गर्मी लग रही है मेरे को। उनको सूरज दिखाई नहीं दे रहा था। तो सडनली उन्होंने रियलाइज किया कि ना उनके नेविगेशन डिवाइस चल रहे हैं, ना रेडियो चल रहा है, सूरज दिख नहीं रहा है, और वो एक ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ ढेर सारी हरियाली है, ठंड नहीं है एंटार्क्टिका में। और फिर बोलते थोड़ा आगे गए तो उनको एनिमल्स दिखाई दी। उन्होंने मैमथ देखा। मैमथ वो हाथी है जो आई थिंक 10-12 हज़ार साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुका है। जितनी भी यूएफओ साइटिंग्स वगैरह हैं, ये सारी यूएस में क्यों होती हैं? मैं आपको बोल रहा हूँ यूएफओ साइटिंग्स ढेर सारी हमारे इंडिया में होती हैं। 7 जून 2018। अब होता क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो रेजिडेंस है उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट स्पॉट होता है। एटीसी से जवाब आता है सर हमारे रडार में कुछ भी नहीं। इसकी न्यूज बनी 15 जून। एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में थोड़ी बात करते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल बेसिकली होता क्या है? मैं उनको जानता नहीं, कुछ नहीं। वो अहमदाबाद में रहते हैं, मैं मुंबई में रहता हूँ। सिर्फ एक बार फोन पे बात हुई हमारी। उन्होंने सबसे पहले एस्ट्रल ट्रैवल किया मेरे घर पे। उन्होंने मेरे घर के बारे में बताना शुरू कर दिया कि आपके घर में इतने बेडरूम्स है, ऐसा हॉल है, ये है, इस तरह के कलर के आपके पर्दे हैं, सोफे में ये रंग है, किचन का जो दरवाजा है वो आधा कांच आधा लकड़ी वाला। बस बस बस। पोर्टल्स के बारे में आपने कुछ रिसर्च करी है? थोड़ा उनके बारे में बताओ। पोर्टल्स वो दरवाजे हैं जो कनेक्ट कर देते हैं दो अलग अलग स्पॉट्स, दो अलग अलग प्लैनेट्स को, सोलर सिस्टम्स को, गैलेक्सीज को। इसको साइंस भी मानती है। आइंस्टाइन ने इस पे थ्योरी दी हुई है। उसने इसको बोला था स्पेस टाइम डायमेंशन। हम 3 डायमेंशन वर्ल्ड में हैं, बोलते 4th डायमेंशन होता है टाइम। तो ये जब चारों मिल जाते हैं एक पोर्टल जैसा क्रिएट हो जाता है, जिसके थ्रू आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो कितना भी फार डिस्टेंस। तो दोस्तों, वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ दिस रिहांस टॉक शो। आज का पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में फिर से हमारे साथ हैं वैभव मल्होत्रा भाई। थैंक यू सो मच वैभव भाई फॉर कमिंग ऑन रिहांस टॉक शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन सर। तो वैभव भाई, आज हमारी ऑडियंस के लिए क्या नया लेके आए हो? लास्ट टाइम तो आपका अंटार्कटिका वाला जो टॉपिक था ना, मतलब काफ़ी रील्स का रिस्पांस बहुत अच्छा था। तो थोड़ा उसके बारे में आप शेयर करो ऑडियंस के साथ। देखो, लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था ना, वो एक छोटा सा हिस्सा बताया था कि अंटार्कटिका में क्या क्या रहस्यमय है। अब जो मैं बोलने वाला हूँ, आई एम प्रीटी श्योर जो आपकी ऑडियंस है उनको और मज़ा आने वाला है। क्योंकि यार देखो, अंटार्कटिका, मैं ना यूएफओ पे बहुत रिसर्च करता हूँ, बचपन से मेरा इंटरेस्ट रहा है। और अगर आप मुझसे पूछें कि एक ऐसा जगह हमारे प्लैनेट पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यूएफओज और एलियंस आते जाते रहते हैं, वो है अंटार्कटिका। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे प्रूफ्स हैं। अब ये आज से नहीं हो रहा, ठीक है। आज की डेट में भी अगर आप, हम में से कोई भी अगर अंटार्कटिका जाना चाहे तो पहली बात जा नहीं सकता, ठीक है। वहाँ पे 12-13 बड़ी जो कंट्रीज़ हैं उनके बेसिस बने हुए हैं, छोटे छोटे। साइंटिस्ट बोलते हैं वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, पता नहीं क्या। लेकिन हाँ, लेकिन अगर आप जाना चाहो तो आपको उन 12 गवर्नमेंट से परमिशंस लेनी पड़ती हैं। उसके बावजूद अगर समझो 12 के 12 ने आपको परमिशन दे दी, जितनी भी 12-14 कंट्रीज़ हैं, आपको वो एक छोटे से स्पॉट डेजिकेटेड है कि बस यहीं पे आप जा सकते हो। वो ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन आपको इतने से हिस्से दिए, यहां जाके एक्सप्लोर करना है कर दो, बाकी जगहों पे नहीं जाना। तो इसका मतलब कुछ चीज़ें हैं उधर जो शायद हमारी गवर्नमेंट्स या कुछ एजेंसीज जानती हैं, जो हमसे छुपाई रखी हुई हैं। तो जब मुझे ये पता चला, मैंने उसका रिसर्च किया। तो ये रिसर्च मेरे को ले गई 1946 में। अब एक बहुत रिचर्ड बर्ड नाम के एक एडमिरल थे यूएस नेवी के। अब एडमिरल एक बहुत बड़ा खिताब होता है जो उनको सिर्फ 41 एज में मिल गया था। तो इससे आप हिसाब लगा सकते हो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो कोई ऐसे छोटा मोटा बंदा नहीं है, ठीक है। वो वेल डेजिग्नेटेड, वेल डेकोरेटेड बंदा है यूएस आर्मी का, यूएस नेवी का। तो 46 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमने जाना है अंटार्कटिका में। अब बोला ये जाता है कि हम सिर्फ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं उधर क्या है, लेकिन वो जाते हैं 2 बड़े नेवी शिप्स के साथ, जिसमें ढेर सारे फौजी होते हैं और एयरक्राफ्ट्स होते हैं, कौन से, जो फाइटर जेट्स होते हैं उस टाइम के। तो एक्सप्लोर करने के लिए आप इतना सब तो नहीं लेके जाओगे। अब उनका जो एक्चुअल मोटिव था वो था डिफरेंट। उनको ये डाउट था कि शायद जर्मनी ने, हिटलर की जो बची कुची फौज है, उन्होंने अपना एक बेस बनाया हुआ है अंटार्कटिका में, क्योंकि उनको एक खबर मिल गई थी कि जर्मन शिप्स जब वो हारने लगे थे तो वो गए थे उस तरफ। तो इनका मेन मोटिव था वहां जाना। और एक और चीज़ जो इनको बहुत तंग कर रही थी वो ये थी कि इन्होंने
46 के आसपास बहुत मेजर वो देखी यूएफओ साइटिंग्स साउथ अमेरिका में, और इनको पता चलता था वो आ रही है अंटार्कटिक रीजन से और तुरंत चली जा रही है। वो टेक्नोलॉजी जो इनके पास है नहीं, जो आप सोच नहीं सकते। तो इनको डर हुआ कि ऐसा तो नहीं है कि हिटलर की जो फौज है उनके पास कुछ खतरनाक टेक्नोलॉजी आ गई और वो वहां पे बेस बना के कल को कुछ कर लें। तो उनका मेन मोटिव ये था। अब ये लोग गए हैं 6 महीने के मिशन पे। जो मिशन का पीरियड था 6 मंथ्स वहां रहेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, मिनी अमेरिका बनाएंगे उसको, ठीक है, और ताकि अमेरिका का कंट्रोल हो अंटार्कटिका पे। उनका प्लान ये था, और 40 डेज में मिशन एंड हो जाता है और ये लोग वापस आ जाते हैं। अब आप सोचो, यूएस जैसी कंट्री जो अभी ये वॉर जीते हैं, वर्ल्ड वॉर, जर्मनी को पीछे धकेल दिया है, उसके बावजूद वो आ जाते हैं वापस। तो बहुत से सवाल उठे थे उस वक्त। उनके आंसर्स जब आप सुनोगे तो बहुत खतरनाक है। कहते हैं वहां पे सबसे पहले तो उनको पानी में से निकलते हुए अंटार्कटिक रीजन में ही ढेर सारी यूएफओस दिखी। जब वो वहां गए वो हैरान हो गए देख के कि कुछ ऐसे स्पेसशिप्स हैं छोटे छोटे जो पानी से निकलते हैं तेजी से, और लेफ्ट राइट ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में कभी भी मूव कर सकते हैं। हमारे एरोडायनामिक्स आज तक ऐसे नहीं है, हमें थ्रस्ट चाहिए आगे जाने के लिए। हमारे जो स्पेस मिशन भी जाते हैं वो नीचे से थ्रस्ट होता है। अब आप हमारे रॉकेट्स को बोलो सीधा जाके लेफ्ट हो जा रहे, वो नहीं हो पाएगा। उसका एक पाथ है। आज हमारे फाइटर जेट्स भी अगर आप पकड़ लो जो एकदम लेटेस्ट जनरेशन के हैं, वो भी जब टर्न लेना होता है तो वो एक कर्व में टर्न लेते हैं, ऐसे नहीं मूव कर सकते जिस तरह से वो कर रहे। तो ये हैरान हो गए ये क्या है। फिर कहते हैं वो कुछ ऐसे स्पॉट्स पे पहुंचे, जब उन्होंने डिगिंग शुरू की तो उन्हें पता चला कि बहुत मेजर कोई सिविलाइजेशन यहां रह चुकी है शायद, क्योंकि उनको पिरामिड्स और ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स मिले। ये बात यहीं खत्म नहीं होती। जो सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि एक दिन रिचर्ड बर्ड वो डिसाइड करते हैं कि वो एक एरियल व्यू लेंगे। तो एक फाइटर प्लेन में वो बैठते हैं और निकल जाते हैं। अब शुरू के 15 मिनट सब ठीक रहता है, उसके थोड़ी देर बाद उनका रेडियो कनेक्शन टूट जाता है। अच्छा, ये सब डॉक्यूमेंटेड है उनकी अपनी डायरी में। ये उन्होंने लिखा हुआ है, ये मैं ऐसे नहीं बना रहा हूं। फिर थोड़ी देर बाद वो नोटिस करते हैं कि उनका रेडियो कनेक्शन टूट गया। उनको लगता है डिस्टर्बेंस हुई होगी, कोई बात नहीं। फिर वो सडनली बोलते हैं मैं एक ऐसी जगह एंटर कर गया जहां अभी मैं बर्फ में था और अभी टोटल हरियाली है अंटार्कटिका में। उनको सून रियलाइज हुआ कि यार यहां तो थोड़ी गर्मी लग रही है मेरे को। उनको सूरज दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो सूरज से नेविगेशन रखते हैं अपनी कि इस डायरेक्शन में है तो मेरे को यहाँ जाना है। तो सडनली उन्होंने रियलाइज़ किया कि ना उनके नेविगेशन डिवाइस चल रहे हैं, ना रेडियो चल रहा है, सूरज दिख नहीं रहा है, और वो एक ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ ढेर सारी हरियाली है, ठंड नहीं है अंटार्कटिका में। और फिर बोलते थोड़ा आगे गए तो उनको एनिमल्स दिखाई दिए। उन्होंने मैमथ देखा। मैमथ वो हाथी है जो आई थिंक 10-12 हज़ार साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुका है। वो थे पहले, होते थे, अब नहीं है, लेकिन उनको वो दिखाई दिए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने उस डायरी में मेंशन किया कि 2 एयरक्राफ्ट साथ में आके खड़े हो गए उनके। ये वैसे कौन से ईयर की बात है? 1946। अच्छा। बोलते 2 एयरक्राफ्ट साथ में आ गए। वो लेफ्ट राइट देख रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, वो सोच रहे हैं ये मैं किधर फंस गया हूं। थोड़ी देर में उनके कंट्रोल्स उनके हाथ में नहीं है। बोले इंजन बंद था मेरा प्लेन फिर भी उड़ रहा था, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, एज इफ कि कोई बाहर से उसको कंट्रोल कर रहा है। एंड बोलते जब मैंने उन एयरक्राफ्ट को थोड़ा ध्यान से देखा, टाइम था उनके पास, वो बैठे हुए, आदमी डर जाता है तो सबसे पहले नोटिस करता है थ्रेट क्या है। उस पर स्वास्तिक सिंबल्स बने हुए थे। अब स्वास्तिक के 2 मतलब होते हैं। एक तो हिटलर का स्वास्तिक भी था जो उनको डर था कि कहीं जर्मन ने बेस तो नहीं बना दिया। एक स्वास्तिक हमारे धर्म में यूज होता है गणपति जी का जो सिंबल हम बनाते हैं। तो ये उसमें ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया अपने डायरी में कि उसने बोला लेकिन स्वास्तिक सिंबल्स बने हुए थे उस पर। थोड़ी देर बाद वो बोलते हैं अपने आप मैं एक जगह पे लैंड होता हूँ, उनमें से 2 बीइंग्स निकलते हैं जो देखने में इंसानों जैसे हैं, थोड़े से अलग। अब देखो अक्सर एलियंस को दिखाया जाता है ऐसा चेहरा, बड़ी आंखें, नहीं, मूवीज वगैरह, हाँ मोस्टली वैसा दिखाया जाता है। उन्होंने डिस्क्राइब किया नहीं, ऐसा नहीं था, ह्यूमंस जैसे ही थे, थोड़े से अलग है मालूम पड़ रहे थे। वो उनको एक जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे बेसिकली उनका कोई बड़ा फिगर बैठा था, एक बॉस बोल दो हमारे ह्यूमन लैंग्वेज में, कि कोई बॉस जैसा फिगर बैठा था। बोलते बड़े प्यार से वेलकम किया। उनको बोला गया तुम्हें कोई थ्रेट नहीं है, तुम्हें कोई हम हार्म नहीं पहुंचाने वाले हो, तुम यहाँ सेफ हो, हमने तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देना है। अच्छा। जो तुमने ह्यूमैनिटी को पहुंचाना है। बोले हम देख रहे हैं कि आप एटम बॉम्ब की रेस में, न्यूक्लियर की रेस में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज उस दौरान ही ये हुआ था जब जापान पे बम गिराया था, अमेरिका ने ही। तो बोले आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो और ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाएगा।
पूरे प्लैनेट को ख़त्म कर देगा। तो यही मैसेज है आपके लिए कि अपने जितने भी सीनियर्स बैठे हैं उनको जाके बोलो कि ये रेस आपको तुरंत रोकनी पड़ेगी, नहीं तो हमें इंटरवीन करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात हो जाती बहुत है बड़ी बात है कि आपको कोई आके ऐसा बोल रहा है। और ये कोई छोटा मोटा फौजी होता, कोई पायलट होता, मैं समझ सकता हूँ। अगर एक इतना बड़ा डेकोरेटेड बंदा जिसको जिसको पेंटागन में बहुत वैल्यू है जिसकी, उसको बोला और उनको बोला कि तेरे को इसलिए हमने सिलेक्ट किया बिकॉज तू वेल नोन है, तू अगर कुछ बोलेगा तो दुनिया सुनेगी। अब ये जब वापस आते हैं, उस दौरान तक ये 3 घंटे मिसिंग थे, 3 घंटे इनका कनेक्शन नहीं था। इन्होंने आके बताया कि मेरे साथ ये सब हुआ है। वो हैरान कि ये क्या हो रहा है। बस उसके कुछ दिनों बाद इन्होंने अपना मिशन अब्रप्टली एंड कर दिया। और जब ये वापस आए, अब क्या है, वो साउथ अमेरिका, सॉरी जो एंटार्क्टिक है वो दूर है अमेरिका से, तो आजकल तो फिर भी ट्रैवल आसान है। उस टाइम पे आप 2-2 बड़े शिप्स लेके निकले हो तो बीच बीच में स्टॉप्स होते हैं। तो जब वो फर्स्ट स्टॉप पे आए, वहां पे उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कहा कि हमने कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जो हमारे लिए बहुत थ्रेटनिंग हो सकती हैं। ऐसे ऐसे हमने डिवाइसेस देखे हैं, स्पेसशिप्स देखे हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल यू ट्रैवल करके आ जाते हैं। आप समझ रहे हो, अर्थ के 2 एंड्स, जुप जुप। तो ये वो चीजें हैं कि अपनी मर्जी पे वो दुनिया में कहीं भी अटैक कर सकती हैं, तो हमें इसके लिए प्रिपेयर होना जरूरी है। ये उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कहा। फिर उनको तकरीबन 2 हफ्ते लगे वापस पहुंचने में। वापस पहुंचे, उन्होंने अपने सीनियर्स को बताया कैसे ऐसा हुआ है। उसके बाद उनको बोल दिया गया अब तो एकदम चुप। उनके जितने भी जनरल्स थे, जो भी नोट्स वो करते थे, उनके ले लिए। और ये बोल दिया गया कि ये जो मिशन था एंटार्क्टिका का, ये हाईली क्लासिफाइड है, हम इसके बारे में ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते, ये ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड्स है। कहते हैं एक डायरी उन्होंने अपने पास रख ली थी 1956 या 57 में, जब उनकी डेथ हुई है ना, मौत से कुछ दिन पहले उन्होंने वो अपनी सीक्रेट डायरी निकाल के अपने लड़के को दी कि एक दिन ये खुलासा करना ज़रूरी है दुनिया के सामने। वो डायरी देने के आई थिंक 2-3 महीने बाद उनकी डेथ हो गई। उनके लड़के ने फिर कुछ साल बाद कोशिश की उसको रिलीज़ करने की, लेकिन जब आप लड़ते हो एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से तो पॉसिबल नहीं होता। 1996 में एक ओहियो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, वो जब बिकॉज लोग जब रिसर्च करते हैं तो इनके जनरल्स पड़े होते हैं ना सालों पुराने, वो उनको बाई चांस वो डायरी हाथ लगी। फिर उन्होंने उसके बारे में बात की और बताया कि भाई इतना बड़ा आदमी, इतना डेकोरेटेड आदमी जो पागल नहीं था, ऐसा नहीं है कि आते हुए घोषित कर दिया कि भाई ठंड में रह के आया तो इसका नहीं, वो बंदा आपको बोल चुका है कि इधर ये हुआ है। अच्छा, ये तो हो गई एक कहानी 1946 की। आज भी जितना मिस्ट्री, आज तो आपके पास गूगल अर्थ है, अब बहुत सी चीज़ें छुपा ली जाती हैं बिकॉज कंट्रोल कोई तो कर ही रहा है गूगल अर्थ को, सैटेलाइट्स को, लेकिन फिर भी कई लोग हैं जो बहुत शातिर होते हैं, वो ढूंढ लेते हैं चीज़ें। अब जो मुझे सबसे फैसिनेटिंग, मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, वो एग्जैक्ट बना हुआ है, 2-2 किलोमीटर साइड है। ये बोल रहे हैं जी अपने आप बन गया। आज आप ढूंढने जाओ तो पिरामिड की वो जो शेप है थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी दिखती है। मेरे को लगता है इन्होंने मॉफ कर दिया, उसको हटा दिया। सेकेंड एक स्ट्रक्चर है जो बहुत क्रेजी है, बहुत क्रेजी है। एक फेस है, बड़ा फेस, जो आपको सैटेलाइट व्यू से दिखता है। आपको मैं शेयर करूंगा, आप इसमें चला देना ताकि ऑडियंस को समझ आए। एक ह्यूज फेस है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने कोई मार्किंग कर रखी है ना, एक होता है ना डायरेक्शन बनाने के लिए मार्क कर देते हैं भाई इधर, तो एक बड़ा चेहरा है जो आसमान से भी नजर आ रहा है सैटेलाइट व्यू से। अच्छा। इतना बड़ा। अब एक टर्म होता है पैराडोलिया, ये साइंटिफिक टर्म होता है कि हमारी जो आंखें अक्सर कुछ जैसे बादलों को देख के हम शेप्स नहीं बना लेते कि हाँ कुत्ता लग रहा है, भालू लग रहा है, तो बोले इसलिए वो दिख रहा है। लेकिन आप जब देखोगे ना, आप रियलाइज करोगे भाई नहीं, ये तो चेहरा ही लग रहा है कि कोई फेस है इतना बड़ा कि वो ऊपर से दिख जाए। अब ये फेस मुझे फैसिनेट पता है क्यों करता है, क्योंकि ऐसा ही एक सिमिलर फेस मार्स पे है। अच्छा, आपको वो फोटो दूंगा, आप दोनों साथ में रख देना, ऑडियंस को डिसाइड करने देना कि भाई कितना डिफरेंस है। मार्स पे भी जो सैटेलाइट हमारी घूम रही हैं नासा की, उन्होंने एक बार कैप्चर किया, जूम किया तो देखा यार ये तो एक फेस है। ये काफ़ी पुरानी बात है, इसको आई थिंक 10-20 साल हो गए हैं मार्स वाले फेस को मिले हुए। उधर भी बोला गया कि पैराडोलिया है, ये कुछ नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि कहीं कोई लिंक तो नहीं है, बिकॉज मार्स के बारे में कहा जाता है कि एक टाइम पे लाइफ थी उधर। ये नोन फैक्ट है। आज जितना भी आप आज जितना, बिकॉज साइंस की एक अच्छी बात पता है क्या है कि आप कुछ भी बोल लो, साइंस बढ़ती रहेगी। चीज़ें आज नहीं तो कल खुलती रहेंगी। 50 साल बाद हमको पता चलेगा भाई क्या ही था, हम क्या ही सोचते थे। तो मार्स के बारे में आज इतने फैक्ट्स हैं जो ये प्रूव करते हैं मार्स पे एक टाइम पे लाइफ 100% थी। आज की डेट में जो अभी जो लेटेस्ट हमारा परसिवरेंस नाम का एक रोवर है,
एक रोबोट है जो वहाँ घूम रहा है पिछले 5 साल से। उसने फोटोज़ भेजी हैं, क्या HD वीडियोज़ भेजी हैं मार्स की। कोई ढूंढना चाहे तो, अगर आप लगाना चाहो तो इसके साथ लगा देना, नहीं तो लिंक दे देना। ठीक है। अमेजिंग वीडियो, 4K क्वालिटी में आप मार्स को देखते हो और इतना फैसिनेट हो जाओगे आपके, यार अपनी हम वो जनरेशन में हैं जो मार्स को देख पा रहे हैं। अब सोचो, हमारे से पहले करोड़ों अरबों लोग आके चले गए, उनके लिए वो एक प्लैनेट ही था। अब मार्स पे जब रिसर्च हुई तो पता चला मार्स के एटमॉस्फेयर में आज भी वाटर वेपर्स है, पानी। ऑक्सीजन बहुत कम है, 1% से भी कम, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। और एक और चीज़ जो उधर सबसे ज़्यादा है, एक गैस होती है, एक आइसोटोप होता है गैस का, उसका नाम होता है ज़ीनॉन 129। ज़ीनॉन 129। अब ये पता है कैसे बनता है? इसको बनने का सिर्फ एक तरीका है, जहां भी न्यूक्लियर बम फटते हैं ना, वहां ये बन जाता है। अच्छा, ठीक है, तो अर्थ पे जहां जहां पे हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए हैं टेस्ट के लिए, है ना, तो वहां पे बाद में इन्होंने पता लगाया कि एक्सप्लोजन होता है और एक ज़ीनॉन 129 गैस आ जाती है उस एरिया में। पूरे मार्स पे ज़ीनॉन 129 बहुत भारी मात्रा में है। तो समझ आता है एक टाइम पे वहां पे न्यूक्लियर फटे होंगे। बिल्कुल। तो इसका मतलब कोई रेस थी, कोई एलियंस थे, या हमारे जैसे ही कोई थे जिन्होंने वही जो गलतियां आज हम कर रहे हैं कि लड़ो मरो, हाँ भाई मैं तेरे देश पे ये कर दूंगा, तू मेरे पे ये कर देगा। आई थिंक उधर हो चुका है वो। तो हाई टाइम है हमको समझना चाहिए कि यार इन चक्रों में मत पड़ो। हमारे पास तो जीता जाता एग्जाम्पल है कि एक पूरा प्लैनेट आज खत्म हो गया न्यूक्लियर की वजह से, और इधर इन्होंने ऐसे हर देश लगा हुआ है उस रेस में कि मैं भी बनाऊं, तू भी बना। तो मेरे को बहुत फैसिनेट होता है देख के कि यार उधर एक फेस, इधर एक फेस। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जो उस टाइम पे वहाँ सिविलाइजेशन थी बहुत एडवांस्ड होंगे, उन्होंने अर्थ चुना कि ये थोड़ा सपोर्ट कर सकता है लाइफ को, बिकॉज वहां तो पॉसिबल नहीं बची अभी। तो वो फेस, क्या वो रिलेटेड है एक दूसरे को, कि वो पॉइंट्स है यहां से आ रहे हो और यहां से जाना। तो मेरे को तो एंटार्क्टिका जो है ना, कसम से बताऊं मैं, बहुत फैसिनेट करता है। फिर अभी बहुत रिसेंटली ना एक और फोटो आई सैटेलाइट व्यू की, उसमें दिख रहा है कि अब बर्फ में अगर कोई चीज क्रैश करेगी, ठीक है, बर्फ में या रेगिस्तान में, तो कैसे होगा, एक पूरी मार्क, एक लाइन बन जाती है ना, जब तक वो रुकता नहीं है। तो साफ दिख रहा है कि 160 फुट लंबी कोई चीज है, 160 फुट बहुत होता है, कोई चीज है जो एक पॉइंट पे गिरी है और आगे 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 आके एक जगह पे रुक गई है। अच्छा। और वो पूरा ट्रैक बना हुआ है एंटार्क्टिका के बीचों बीच। वो ये रियल है। तो शायद वो लोगों ने क्लेम किया, हो सकता है कि कोई UFO बाई चांस क्रैश हुई है उधर। अब हो क्या गया, बिकॉज आप जब जाते हो तो आप ढक जाते हो बर्फ से, तो वो चीज़ ढकी हुई है और उस जोन में है जहाँ इंसान नहीं जाते। अच्छा। जहाँ अलाउड नहीं है। तो अब सोचते रहो, एक्सप्लेनेशन दी गई है उधर के, हाँ वो कुछ नहीं है, वो एक बर्फ़ का पीस टूट के गिरा और ऐसे गया। देखो, बिकॉज ये बात तो श्योर है कि जो लोग जानते भी हैं कि ऐसा कुछ है, वो आम लोगों से शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि मेरे हिसाब से हम रेडी नहीं हैं। आज अगर पब्लिक हो जाए कि हाँ भाई है एलियंस, तो सबसे पहले तो झगड़े हो जाएंगे। मेरा ख्याल है पहला सवाल आप एलियंस को ये नहीं पूछोगे साइंस शेयर करो, टेक्नोलॉजी, पहला सवाल पूछोगे तुम कौन से भगवान में मानते हो। लेट्स बी लॉजिकल। तो जब तक हम एक ह्यूमन रेस इस चीज़ से बाहर नहीं आएगी कि मैं सही तू गलत, मुझे लगता है हम रेडी ही नहीं हैं उन लोगों से मिलने के लिए जिनके लिए क्रिएशन ही कुछ और है, जो शायद सच जानते हैं कि क्रिएट होता कैसे है सब। तो इसलिए मुझे अंटार्कटिका तो बहुत फैसिनेट करता है यार। वैभव भाई, ये जितनी भी एलियन साइटिंग्स वगैरह हैं, UFO साइटिंग्स वगैरह हैं, ये सारी US में क्यों होती हैं? देखो यार, ये आपका मिथ है, मैं दूर कर देता हूँ। US में नहीं होती, मैं आपको बोल रहा हूँ UFO साइटिंग्स ढेर सारी हमारे इंडिया में होती हैं। और मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, प्रूफ्स हैं। मैं हिल गया, मैं हैरान हो गया जब से मैंने ये कंटेंट बनाना शुरू किया। लोगों ने अपने विजुअल शेयर करने शुरू किए मेरे साथ, और मैं हैरान हो गया कि सच में। और सिर्फ लोगों का ऐसा नहीं है कि कोई फेक बना के दे रहा है। अच्छा। कई न्यूज़ बन चुकी हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे यहाँ ना इस चीज़ को इतना बड़ा नहीं माना जाता, पता नहीं क्यों। सोचने हो तो बहुत बड़ी बात है कि यार कोई UFO दिखा, कोई एलियन का कुछ दिखा। यहां फर्क नहीं है। US में होता है, वहां न्यूज़ बन जाती है, लोग बात करते हैं। अब आप मुझे बोल रहे हो इधर नहीं है, मैं आपको बोलूं कि भाई सबसे बड़ी, सबसे सेफेस्ट स्पॉट होता है एक जगह का, ये मैं पहले भी एक पॉडकास्ट में बता चुका हूं, किसी भी कंट्री का सबसे सेफ जगह कौन सी होती है? प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का घर। उससे सेफ कुछ नहीं हो सकता। PM हाउस के ऊपर देखा गया है UFO,
दिल्ली में, जहाँ हम बैठे हुए हैं। अब आप बताओ, आपको पता ही नहीं, ये न्यूज़ में आ चुका है। मैंने इस पे वीडियोस बनाए। अब हुआ क्या था, 7 जून 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो रेजिडेंस है उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट स्पॉट होता है। जो वहाँ पे उनके जो स्पेशल गार्ड्स होते हैं, एसपीजी बोलते हैं शायद उनको, उनका जो एक बंदा होता है वो देखता है सडनली ये क्या है। अब होता क्या है, जैसे ही कुछ ऐसा दिख जाए तो प्रोटोकॉल होता है, बिकॉज ये थ्रेट है, आपको नहीं मालूम ऊपर क्या चीज़ आ गई। बिल्कुल। वो तुरंत इन्फॉर्म करता है पुलिस को, बाकी एसपीजी कमांडोज को और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, एटीसी को, जिनके रडार्स लगे होते हैं चेक करने के लिए क्या है। एटीसी से जवाब आता है, सर हमारे रडार में कुछ भी नहीं है। और जब तक पुलिस या बाकी वो पहुंचते हैं वो चीज़ गायब हो जाती है। ये डॉक्यूमेंटेड है, ये मैं बना नहीं रहा हूँ। आप चाहें तो ये डेट गूगल कर लेना, 7 जून 2018। अब होता क्या है, ये हुआ किसी को पता नहीं है। कहते हैं शायद पुलिस की साइड से किसी ने ये इंफॉर्मेशन लीक कर दी प्रेस में, लेकिन ये हुई 15 तारीख को, तो इसकी न्यूज़ बनी 15 जून को 2018। आप सर्च करना, आज तक वगैरह ने इसके आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपा है कि पीएम मोदी के घर के ऊपर कुछ स्पॉट किया गया, जिसके तो ना के आने की कुछ ट्रैकिंग है ना जाने की। और वो घर वो होता है जो 2.5 किलोमीटर का जो रेडियस है वो नो फ्लाई जोन होता है, हवाई जहाज तक ऊपर से नहीं जा सकते, हवाई जहाज भी नहीं जाते। वहां पे एक ऑब्जेक्ट ना बोलते आते हुए दिखा किसी को, ना जाते हुए दिखा किसी को। 2023 में भी हुआ था, लेकिन वो मालूम पड़ गया था ड्रोन है, बिकॉज उसका पाथ फॉलो हो चुका था, वो किसी ने उड़ाया था। लेकिन 2018 जस्टिफाइड नहीं है। अब जब मीडिया में बात गई तो पुलिस को स्टेटमेंट देनी पड़ी, तो उन्होंने स्टेटमेंट में ये मेंशन नहीं किया कि ड्रोन है। आप स्टेटमेंट चेक कर लेना, उनका एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जो होता है उसमें लिखा था, यस कुछ अनआइडेंटिफाइड स्पॉट किया गया था, लेकिन अब हम पूरा चेक कर चुके हैं, कोई थ्रेट नहीं है और वो चीज़ वहाँ नहीं है। इतनी सी एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने पुश कर दी। आप बताओ कितनी बड़ी बात है ये, और हमारे यहाँ कोई जानता ही नहीं, क्योंकि यूएफओ साइटिंग्स हो रही हैं। ये बीइंग्स ऐसा नहीं है कि उनको उन अंग्रेज़ों से ज़्यादा प्यार है, हमसे कम है, वो इक्वली सब जगह जा रहे हैं, बट एक जगह बहुत एक्साइटमेंट से देखा जा रहा है। अब जैसे क्रिकेट मैच है, आप इंडिया में बैठोगे, क्रिकेट मैच हो रहा है, वाह वाह हो जाएगा, हर घर में आपको सुनाई देगी आवाज़। अमेरिका में क्रिकेट मैच चल रहा है, आप देखोगे ही नहीं। तो मेरे को लगता है ये बस वही फंडा है, एक्साइटमेंट का जो रीज़न है वो वहाँ ज़्यादा है, हमारे यहाँ कम है। नहीं तो हमारे इधर इतनी ज़्यादा साइटिंग हुई है। तो मैंने आपको एक बताया, पंजाब में, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, पंजाब में वेरी रिसेंटली एक बंदे ने मेरे साथ शेयर की वीडियो, मैंने उस पर वीडियो बनाया है। वो जलंधर में खड़ा है और एक ऑब्जेक्ट है ट्राइंगल शेप का, वो सामने एक जगह स्टेशनरी है और ड्रोन नहीं है। वो थोड़ी देर उधर रहता है फिर चला जाता है। फिर लुधियाना में तो 3-4 साइटिंग्स हुई हैं अच्छा। ऑफ लेटली। सबसे ज़्यादा साइटिंग्स हुई पंजाब में लॉकडाउन के दौरान। ये ऑब्जेक्ट्स हैं। एक तो लुधियाना का सबसे अमेजिंग साइटिंग है, उसमें तो साफ दिख रहा है, साफ क्लीन है। एक चीज़ ऐसे गोल घूम रही है, नाइट टाइम है, कुछ दोस्त ड्राइव कर रहे होते हैं, ठीक है, वो लुधियाना के पास हाईवे पे हैं, उनमें से उनकी नज़र पड़ती है, वो रिकॉर्ड करते हैं। अब वो क्या पंजाबी में बात कर रहे हैं, तो आपको पता है पंजाबी में फिर आदमी कुछ भी बोल देता है, तो वो वॉल्यूम म्यूटेड करके मैंने चलाया वीडियो, लेकिन साफ दिख रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, लेकिन उसी स्पीड से चल रहा है जिस स्पीड से गाड़ी जा रही है। अब कोई हवाई जहाज होता उसने जुप निकल जाना था। तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो, एक तो हमारे पास कोई गोल एयरक्राफ्ट है भी नहीं, और आपको साफ मालूम पड़ेगा ये कुछ ऐसे घूम रहा है और चल रहा है पंजाब लुधियाना में। इस तरह की साइटिंग्स हुई हैं वेस्ट बंगाल में, राजस्थान। वेस्ट बंगाल में आप वीडियो एक बहुत वायरल हुआ 5 नवंबर लास्ट ईयर, ज़्यादा नहीं 3-4 महीने हुए हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:30-5 बजे कुछ एक इतना ब्राइट ऑब्जेक्ट दिखा है लोगों को। इधर मून है और इधर वो ऑब्जेक्ट है और ऐसे मूव करते हुए जा रहा है, और वो रियल है। सिलीगुड़ी से, अलग अलग लोकेशन से वेस्ट बंगाल के लोगों ने देखा, उसकी वीडियोस डाली, भाई ये क्या है, कुछ देर आगे जाता है और गायब हो जाता है। तो ये सब रियल हमारी कंट्री में हो रहा है। फ़र्क सिर्फ आई थिंक एक्साइटमेंट का है या अंडरस्टैंडिंग का है। मुझे एक इसके पीछे ना रीज़न ये भी लगता है, हमारे ना डीएनए में शायद हम इस बात को मानते हैं कि होते हैं। जैसे आप हमारे ग्रंथ देख लो, रामायण, महाभारत, कोई भी हमारे जितना आप ग्रंथ पढ़ लोगे, सब में जिक्र है कि देवता अपने ग्रह से आते हैं, सब में मेंशन है ये तो क्लियरली। तो अगर आप इसको साइंस से जोड़ो, देवता हो गए, ग्रह हो गया वो प्लैनेट जहां पे वो रहते हैं, देवता हो गए वो सुपीरियर बीइंग्स जिनको हम एलियन बोल रहे हैं, वो आ रहे हैं
बिकॉज उनके लिए हम बहुत छोटे हैं, वो हमको बीच बीच में आके सिखा के चले जाते हैं। तो शायद जब हम कुछ जानते हैं, बचपन से सुन रखा है, मे बी इसलिए हम इतने एक्साइटेड नहीं होते, बिकॉज हमको मालूम है हाँ यार, डीप होता है ना एक सबकॉन्शियस माइंड, उसमें है कि हाँ होते हैं। मेरे को और कोई लॉजिकल रीजन समझ नहीं आता कि आप क्यों एक्साइटेड नहीं होगे कुछ ऐसा देख के कि वाह। तो यार ये आपके क्वेश्चन का आंसर है कि भाई आपने बोला नहीं होता है, मैं बोलता हूँ इधर भी उतनी साइटिंग हो रही है, सिर्फ रिपोर्ट नहीं की जा रही है बस। और हम, अब मैं हूँ और एक दो चैनल्स मैंने देखे हैं जो अब इन बारे में बात कर रहे हैं, तो मज़ा आता है, लोगों को भी इंटरेस्ट आ रहा है जानना आहिस्ते आहिस्ते कि भाई ये सब आराम से हो रहा है हमारे इधर। एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में थोड़ी बात करते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल बेसिकली होता क्या है? सो देखिए, एस्ट्रल ट्रैवल जो है ना, ये प्रोजेक्शन है आपकी। इसके ना दो तरीके से ये होता है, दो तरीके से मैंने सुना है, ठीक है। एक तो होती है दूरदृष्टि, कि आप ध्यान में बैठे हो, ठीक है, और आप ट्रैवल करते हुए जा रहे हो और किधर का भी पता लगा दे रहे हो, ठीक है। सिर्फ हमारी कंट्री का, हमारी प्लैनेट पे ही नहीं, बाहर भी। एक एस्ट्रल ट्रैवल में कहते हैं कि आप ध्यान में बैठते हो, लेकिन आपकी सोल जो है वो बॉडी से निकल जाती है, कनेक्टेड होती है लेकिन निकल जाती है आपकी बॉडी के बाहर, और वो ट्रैवल करके आती है किधर भी, जहां पे आप जाना चाहो। हर केस में एक बात होनी ज़रूरी है कि आदमी को ये पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है। नहीं तो ऐसे, बिकॉज हमारा ब्रह्मांड तो अनंत है ना। आज आप गाड़ी लेके निकलोगे, आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है, तो आप तो गाड़ी चलते रहोगे आप तो इसलिए बोलते हैं डायमेंशन अगर पता हो, कोऑर्डिनेट्स कहाँ हैं, तो ईजी हो जाता है जाना एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू। एस्ट्रल ट्रैवल भी देखिए, ये वैसे तो नया कॉन्सेप्ट है, 40-50 साल पहले से शुरू किया, आर्मी यूज़ कर, बहुत सी कंट्रीज़ की आर्मी इसको यूज़ करती हैं एज अ टूल। उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल्स की टीम बनाई हुई है जो दूसरे कंट्री के बेसिस चेक करके आते हैं कि इनका न्यूक्लियर बेस किधर है, ये क्या एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। अमेरिका ने ये किया हुआ है। इनगो स्वान ये पहला बंदा था एस्ट्रल ट्रैवलर जिसने ऑफिशियली CIA के साथ काम किया, और उसने दुनिया के अलग अलग, चाइना, रशिया के, ये सब के बेसिस के बारे में जाके बताया। इतना ही नहीं, उसने ट्रैवल जुपिटर तक किया है। तो एस्ट्रल ट्रैवल, हाँ, ये आप मान लो कि दुनिया में ये जो टर्म है ये शायद 50-60 साल पहले आई, लेकिन मैं यहाँ भी बोलूँगा हमारे ग्रंथों में तो इसका जिक्र कब से है। दूरदृष्टि से देखना, कितने हमारे साधु हैं जो बोलते थे मन की गति से वहाँ पहुँच जाए। तो ये चीज़ें वही हैं, ऐसे ऐसे जो साइंस है उस तक पहुँच रही है। मेरे को तो लगता है बेवकूफ़ हमें, हमारे पास इतना खजाना है साइंस का, लेकिन हमें अप्रूवल चाहिए दूसरे का। मैं अच्छा हूँ ये मुझे नहीं पता है, जब कोई दूसरा आके बोलेगा तो हाँ अब मेरे को यकीन हो रहा है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम। लेकिन नहीं, बहुत से लोग हैं, मैं भी जानता हूँ, जो पुरानी किताबों को देखो, किताबों को अगर आप धर्म से मत जोड़ो ना, मैं तो बोलता हूँ उसको कल्चर से जोड़ दो, ठीक है। कि ये हो चुका है, हमारे जिस वर्ल्ड के हिस्से में हम रह रहे हैं, एक टाइम पे यहाँ पे ऐसी सिविलाइजेशंस थी जो बहुत वास्ट और बहुत नॉलेजेबल थी। ऐसा ही सोच लो, साइंस की तरह पढ़ लो, बट नहीं हो रहा। तो ये रीजंस है। तो एस्ट्रल ट्रैवल के यार बहुत किस्से, जैसे मैं आपको इनगो स्वान बताया, ऐसे ही मैंने एक पॉडकास्ट किया, वर्चुअल पॉडकास्ट था ऑनलाइन जूम पे, एक लेडी के साथ जो एस्ट्रल ट्रैवल करती हैं। अभी आपने 3i एटलस के बारे में सुना होगा, हाँ जी, है ना, बहुत न्यूज़ बनी, वो आया, बोलते मेरे को भी पूरा यकीन था कि वो कुछ तो एलियन टेक्नोलॉजी थी, ये पक्का है मेरे हिसाब से। और मैंने हर वीडियो में बोला कि देखो जो भी है वो अर्थ पे नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। मेरा रीज़न दिया कि जो इतने एडवांस हैं उनको हमसे कुछ लेना देना नहीं है। अब हम कहीं से गुजरते हैं, रास्ते में हमको डॉग्स कैट्स दिखती है, हम थोड़ी रुक जाते हैं उनके लिए। तो जो हमसे एडवांस स्पीसीज है उनको मालूम है हाँ रह रहे हैं, सीख रहे हैं, इनको बहुत टाइम जाना है, तो वो आके निकल गए। अच्छा। तो इन्होंने मेरी इनसे बात हुई, एस्ट्रल ट्रैवलर, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ना 3i एटलस में जाके आई। मैं सुन के एकदम हिल गया, ये तो एकदम नया है। तो अब उनसे मैंने पहले कंफर्म किया कि आप करते भी हो या नहीं, अब मैं कैसे मानूं। आदमी क्योंकि बोल तो कुछ भी सकता है ना, मैं बोल दूं मैं वहां गया हूं, प्रूफ तो करना ही नहीं है, थोड़ी वहां से कोई सामान उठा के लाना है मुझे। तो उन्होंने सबसे पहले एस्ट्रल ट्रैवल किया मेरे घर पे, और मैं उनको जानता नहीं, कुछ नहीं, वो अहमदाबाद में रहते हैं, मैं मुंबई में रहता हूँ, सिर्फ एक बार फ़ोन पे बात हुई हमारी। उन्होंने मेरे घर के बारे में बताना शुरू कर दिया कि आपके घर में इतने बेडरूम्स है, ऐसा हॉल है, ये है, इस तरह के कलर के आपके पर्दे हैं, सोफ़े में ये रंग है, किचन का जो दरवाज़ा है वो आधा कांच आधा लकड़ी, मतलब बस मतलब हाँ मैं इतना तो समझ गया, कुछ तो आपके पास है एक साइंस
जिससे आप ये सब पता लगा सकते हो। फिर उन्होंने मुझे बड़ा कुछ बताया। वो बोलते हैं, उन्होंने कहा कि मैं गई और उधर अंदर बींग्स हैं उसके, फिर एटलेस वो स्पेसशिप है, वो ऊपर से लगता है भले कॉमेट जैसा, वो डिस्गाइस है, अंदर उसमें ढेर सारे सुपीरियर बींग्स हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं। और वो कैसे दिखाई देते हैं वो भी उन्होंने बताया उन्होंने? हाँ, उन्होंने हल्का सा जो डिस्क्राइब किया ना, वो रेप्टेलियन जैसा किया। उन्होंने कहा बड़ी अच्छा। आंखें, ठीक है, अलग सा स्किन, और हर एक का एक ऑरा, बोलते जितने भी मेरे को दिखे उनके ऑरा अलग थे, अच्छा। हर एक का अलग रंग का ऑरा। और बोलते वो कम्युनिकेट बातों से नहीं कर रहे थे, टेलीपैथी। और वो उनके पीछे बोलते जैसे क्रोकोडाइल की पूंछ टाइप होती है ना छोटी सी, उस तरह की थी। तो इस तरह के बातें हम अक्सर रेप्टेलियन क्लैन जिसको बोलते हैं उसके बारे में की जाती है। बोला वाह। फिर उन्होंने और भी बताया कि वो अंदर रुके तो कोई, उनके बोलते ना कोई कंप्यूटर था ना कुछ था, बोलते क्योंकि वो चलाते हैं उस स्पेसशिप को यहाँ से। कोई इतनी एडवांस स्पीसीज है जो एक इतने बड़े स्पेसशिप को चला रहे हैं माइंड कंट्रोल से। मैं बहुत फैसिनेट हुआ। फिर भी देखो सबका अपना टेक है, मानना है नहीं मानना है। मैंने भी डाल दिया वीडियो, लोगों ने, अब आपको पता है कोई लोग अच्छा कमेंट करते हैं, कोई मजाक करते हैं, कोई बुरे कमेंट्स करते हैं, चलो कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ वीडियोस। मैं फैसिनेट सबसे ज़्यादा कब हुआ कि कुछ टाइम बाद उनका मुझे एक दिन कॉल आया कि अरे जल्दी से ये, उन्होंने लिंक भेजा, वीडियो देखो। अब एक बापू जी हैं जो बहुत फेमस हैं, धर्म गुरु हैं, ठीक है, उनका क्या नाम है, बेहद की परम शांति, इस नाम से उनका है, और बहुत फेमस है वो, दशरथ भाई शायद उनका नाम है, बहुत फॉलोअर्स हैं उनके। उन्होंने मुझे बोला उन्होंने हमारी बात की है। मतलब बोले वीडियो देखो जल्दी से। तो सबसे पहले तो मैंने प्ले किया, मैं देखने के लिए कि कौन है बापू, मैं उस टाइम पे नहीं जानता था। अब मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे उनके आई थिंक कुछ 11 मिलियन फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स थे। बोला 11 मिलियन तो ह्यूज हो गया, इसका मतलब बहुत बड़ा फेमस नंबर है वो। और उन्होंने बात की है, जो हमने पॉडकास्ट किया ना उन्होंने देखा। अच्छा। और उन्होंने बोला कि वो जो लड़की बोल रही है एकदम सही बोल रही है, क्योंकि मैं भी गया हूं एस्ट्रल ट्रैवल करके और मैंने भी देखा अंदर। और उन्होंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे बीइंग्स हैं, वो कौन से वहां से आते हैं। अरे भाई, तब मेरे को लगा, वाला यार शायद जो मैंने किया या जो उन्होंने बोला है उसमें कुछ तो दम है। नहीं तो बापूजी को ज़रूरत नहीं थी कि इस वीडियो पे ये बोले कि हाँ वो जो बच्ची बोल रही है एस्ट्रल ट्रैवल का बिल्कुल सही बोल रही है। मैं आपको, और क्योंकि वो ना गुजराती हैं, अच्छा। वो जो लेडी हैं। अब उन्होंने हिंदी बहुत कम बात करते हैं, तो जब आप पहली बार हिंदी बोल रहे हो या कम हिंदी बोलते हो तो आप सोच सोच के बोलते हो ना कि सही वर्ड आने चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन शायद कहीं कहीं पे इतना अच्छा वो नहीं कर पाए, लेकिन बापूजी की हिंदी बहुत अच्छी है, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तब मैं हिला। मतलब अभी आपने एस्ट्रल ट्रैवल की बात की तो मैं आपसे ये शेयर करता हूँ कि इस तरह का तो ये मेरा पर्सनल इंसिडेंस है एस्ट्रल ट्रैवल को लेकर। तो ये साइंस है यार, ये एग्जिस्ट करती है, 100% करती है। पोर्टल्स के बारे में आपने कुछ रिसर्च करी है, थोड़ा उनके बारे में बताओ। देखो, पोर्टल्स वो दरवाजे हैं जहाँ से ये एलियंस, ये बीइंग, सुपीरियर बीइंग्स आते जाते हैं। हम ह्यूमंस को अभी टाइम लगेगा ये समझने में, साइंस को वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा। हम क्या सोच रहे हैं कि हम बाय स्पेस ट्रैवल करके जा सकते हैं दूसरी जगह, और ये हम हमेशा सोचते हैं, हमारे साइंटिस्ट भी, कैसे पॉसिबल होगा। क्योंकि जो आई थिंक जो नियरेस्ट ही जो हमारे जो स्टार है, अगला सोलर सिस्टम है, वही हज़ारों साल, लाइट ईयर्स दूर है। मतलब अगर आप लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करोगे तो आपके 1,500-2,000 साल लग जाएगा। 1,500-2,000 साल तो इंसान की लाइफ नहीं है। तो आप कैसे जाओगे उधर? आप खाली स्पेसशिप भी भेज सकते हो, वो भी 2,000 साल बाद मिलेगा उनको, अगर रास्ते में प्रॉब्लम नहीं हुई तो हम यहां फंसे हुए हैं कि ट्रैवल कैसे होगा, लाइट की स्पीड से ज़्यादा फास्ट कैसे होगा। इसका आंसर जो है, जो मुझे लगता है कि ये जब आप सुपीरियर हो जाते हो ना, जब आपका टेक्नोलॉजी इतनी आ जाती है, आपको पता चल जाता है ट्रैवल ऐसे नहीं होगा, ट्रैवल होगा पोर्टल्स के थ्रू। पोर्टल्स वो दरवाजे हैं जो कनेक्ट कर देते हैं दो अलग अलग स्पॉट्स को, दो अलग अलग प्लैनेट्स को, सोलर सिस्टम्स को, गैलेक्सीज को। इसको साइंस भी मानती है, आइंस्टाइन ने इस पर थ्योरी दी हुई है। उसने इसको बोला था टाइम स्पेस डायमेंशन। अच्छा। स्पेस टाइम डायमेंशन। हम 3 डायमेंशन वर्ल्ड में हैं, बोलते 4th डायमेंशन होता है टाइम। तो ये जब चारों मिल जाते हैं, एक पोर्टल जैसा क्रिएट हो जाता है जिसके थ्रू आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो कितना भी फार डिस्टेंस। तो ये जो पोर्टल्स हैं, वर्म होल्स हैं, ट्रस्ट मी, जो मेरी आज तक रिसर्च बोली है, जितने भी एलियंस आ रहे जा रहे हैं, ये तभी तो हमको ऊपर से आते हुए नहीं दिखते हैं। ये जब भी आते हैं, ये आते हैं और गायब हो जाते हैं, इनका पाथ फॉलो नहीं हो पाता।
अब यूएस के पास तो बहुत से अभी हाल ही में उन्होंने रिलीज करने शुरू किए हैं फुटेजेस, जो वहाँ की आर्मी ने, उनके रडार्स ने जो कैप्चर किया है, रियल फुटेजेस अब रिलीज हो रही हैं। उनमें तो ऐसे ऐसे फुटेज आप देख के हिल जाओगे कि ये टेक्नोलॉजी क्या है। एक वीडियो है, रियल वीडियो, कि येमेन के आसपास कहीं पे गल्फ में, आई थिंक 3 या 4 साल पुराना वीडियो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या 2019 का है शायद, डेट गलत हो सकती है मेरी, लेकिन वीडियो बिल्कुल सही है। उसमें दिखाया कि एक ऑब्जेक्ट इनको दिखता है, सडनली आ जाता है इनके ऊपर, स्पेस उड़ रहे हैं इनके फ्लाइट्स, एयरक्राफ्ट से, फाइटर जेट्स। तो वो देखते हैं, अरे भाई ये क्या है, वो तुरंत उसको ना अपने रडार से कैच करने की कोशिश करते हैं। अब उस पर हेल फायर इनकी एक मिसाइल है, बहुत स्ट्रांग मिसाइल मानी जाती है यूएस की, वो वीडियो है। हेल फायर मिसाइल लॉन्च की उन्होंने, वो उस चीज़ को टकराती है। हेल फायर किसी भी चीज़ को यूं ख़त्म कर दे, उनकी इतनी स्ट्रांग मिसाइल है, वो उस चीज़ को टकराती है, मिसाइल वहाँ गई, वो थोड़ा सा हिलता है और सीधा निकल जाता है, और बाद में पानी के अंदर कुछ नहीं हुआ उसे, कुछ नहीं हुआ उसको। उसके बाद से इन लोगों को डर शुरू हुआ कि ये जो टेक्नोलॉजी है, हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ये हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये वीडियो ऑफिशियल, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, और ये किसी उसने लीक नहीं की है, ये ऑफिशियल कांग्रेसमैन के सामने यूएस आर्मी ने इस फुटेज को रिलीज किया कि ये जो भी चीज़ है ना, ये क्या है, आप ये देख लो, कि अगर डरना है तो इनसे डरो। ये वो टेक्नोलॉजी है कि आपकी मिसाइल्स इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो मुझे जो बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि ये जो पोर्टल्स है ना, ये अक्सर उन जगहों पे ये हिडन है। एक हो जाता है पहाड़, कि पहाड़ बहुत कम एक्सप्लोर्ड है इंसानों द्वारा, मुश्किल हो जाता है ना, ऊंची पहाड़ी, वहां पे आदमी सर्वाइव भी नहीं कर सकता। दूसरा है समुद्र के अंदर, बिकॉज बहुत सी साइटिंग्स इसकी उन एरियाज में होती है जो समुद्र के पास होते हैं, क्योंकि वहां पे गायब होना बहुत आसान है, जुप आए गए। अब एंटार्क्टिका में मैंने आपको बताया, जब वो लोग गए थे 1946 में, उन्होंने ऑफिशियली बोला कि कुछ चीजें समुद्र के नीचे से निकलती थी और गायब हो जाती थी। तो इसका मतलब ये जो पोर्टल्स हैं, बहुत चांसेस हैं कि ये उन जगहों पे है जहां पे हम इंसान, बिकॉज समुद्र आज भी बोलते हैं 5 या 6% एक्सप्लोर्ड है। हम स्पेस पे जा रहे हैं, मार्स पे जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन अपना समुद्र हम अब तक पूरे गहराई तक नहीं गए हैं। क्या पता क्या क्या राज छुपे हुए हैं अंदर इसके। तो ये पोर्टल्स का फंडा है, बहुत अमेजिंग है। तो पोर्टल्स बेसिकली वो रास्ते हैं। अच्छा, इन पोर्टल्स का जो जिक्र है, मैं हर बार अपने ग्रंथ जोड़ता हूँ, मैं क्या करूँ, जो है वो है, मैं जुटला नहीं सकता। अभी हमारे वेदों में जिक्र है, शिव पुराण में, विष्णु पुराण में जिक्र है, इनका नाम दिया गया है दिव्य द्वार। दिव्य द्वार बोले, दिव्य द्वार को कैसे एक्सप्लेन किया उन बुक्स में, कि ये वो रास्ते हैं जहां से देवता आते हैं और जाते हैं। अब आप इसको सोचो कि ओके, ये वो पोर्टल्स हैं जहां से वो अपने ग्रह से आए और वापस चले गए। तो इनका जिक्र ये बहुत सालों से है, अब फेमस होने लगे हैं। हम दिव्य द्वार के नाम से नहीं जान रहे, हम जान रहे हैं इसको पोर्टल्स के नाम से। ये एलियन एब्डक्शन जो होती है, ये रियल केसेस होते हैं या फिर साइकोलॉजिकल होते हैं? देखिए, इसमें तो प्रूव्ड है ना। अभी बेटी और बार्ले, अगर इनका नाम मैं गलत नहीं ले रहा हूँ, इनका तो ये फर्स्ट एब्डक्शन केस था जो डॉक्यूमेंटेड है। इनका भी स्टोरी यही है, इनको उठा लिया, ये वापस आ रहे थे कहीं से, यूएस में कहीं ट्रैवल कर रहे थे, हाईवे पे थे, आई थिंक 70s की स्टोरी है, बहुत पुरानी है। तो इनको दिखता है एक ऑब्जेक्ट, पहले इनको लगता है पता नहीं क्या है, स्टार वार है, कुछ चमक रहा है, फिर ये देखते हैं मूव कर रहा है, करते करते इनके सामने आ जाता है। वो बोलते हैं उसमें से बींग्स उतरे, एक साउंड आई जोर से, ची, और हम बेहोश हो गए। आंख खोली तो हम अपने बेडरूम में हैं, ये दोनों। अब एक को वहम हो सकता है, दो को सेम नहीं हो सकता। बिल्कुल। वो आंख खोल के देखते हैं कि यार ये मैं किधर हूँ। वो देखते हैं हम अपने घर पे बेडरूम में। बोलते लास्ट मेमोरी तो वो है कि हम हाईवे पे थे और सडनली कोई चीज़ आई थी। तो वो हैरान हो जाते हैं, हम किसको बोलें, क्या बोलें। वो डरे हुए होते हैं, उनको कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। 3-4 दिन बाद बेटी को सपने आने लगते हैं, जो फीमेल थी उसमें, उसको सपने में दिखाई देने लग जाता है जो उसके साथ जो हुआ। बोलती है हमको लेके गए अंदर एक स्पेसशिप में, कुछ टेस्ट हुए हमारे साथ। तो उनको ड्रीम आया, पेट में निडल इंसर्ट की कुछ टेस्ट करने के लिए। वो चिल्ला रही हैं, डर रही हैं। अब लोगों ने बोला हेलुसिनेशंस है, कि ये तो सपने हैं, आप इमेजिनेशन तो कुछ भी हो सकती है। तो जो उनके हस्बैंड थे उनको याद नहीं आ रहा था कुछ, उनका हिप्नोसिस किया गया, हिप्नोटाइज। अब उन्होंने हिप्नोटिज्म में भी वही चीज़ें बताई जो इन्होंने अपने ड्रीम में देखी। अच्छा। फिर भी लोगों ने बोला नहीं यार, ये जस्टिफाई नहीं हो सकता। अब उस दौरान बेटी ने अपने ड्रीम में एक मैप देखा। उसने बोला कि वो जो एलियंस थे इंसानों जैसे ही दिख रहे थे, वो भी थोड़े छोटे थे, उनका स्किन ग्रे कलर का था, हमारे जैसा स्किन नहीं था, हाइट में भी छोटे थे वो।
उसने ना एक स्टार मैप बनाया, ठीक है, एक स्टार सिस्टम स्काई का, और उसने बोला कि ये उन्होंने मेरे को बताया कि वो यहां से आते हैं, उस कहीं दूर स्टार सिस्टम से। अब वो जब उस टाइम के एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा, उन्होंने बोला ये तो है ही नहीं, दिखता ही नहीं है, तो ऐसा है ही नहीं है, फेक है, ऐसा ऐसा, खत्म हो गया। उस इंसिडेंट के 8 या 9 साल बाद किसी एक एस्ट्रोनॉमर ने पता लगाया कि एक और स्टार सिस्टम है, और वो कॉपी एग्जैक्टली सेम। मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करूंगा, फोटो शेयर करूंगा, आप ऊपर नीचे रखना, ऑडियंस को डिसाइड करने लगा देंगे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम स्टार सिस्टम, जो 10 साल पहले तक किसी को पता नहीं था। एस्ट्रोनॉमर्स की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े फिजिसिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, उन्होंने बोला कुछ है ही नहीं। 10 साल बाद वो बोलते हैं एग्जैक्टली सेम जो बेटी ने 10 साल पहले बनाया वो ऊपर है। अब आप इस चीज को कैसे जुटलाओगे? इमेजिनेशन में आप इतना एक्यूरेट तो नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो ये वो फर्स्ट केस है एब्डक्शन का विद प्रूफ। कैसा हुआ? तो मानना नहीं मानना, देखो ये भगवान वाला फंडा है, मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। वैसे ही एलियंस के ऊपर है, बट एलियंस एटलीस्ट ज्यादा दिख जाते हैं, भगवान तो दिखते नहीं, ये तो दिखते रहते हैं, ये तो आके दर्शन देते रहते हैं। राइट सर। अभी ऑफ द कैमरा आपने मुझे कुछ कोऑर्डिनेट्स वगैरह भी दिखाए थे जो बहुत ही शॉकिंग थे, वो एक बार आप मेरे को दिखाओ और ऑडियंस के लिए भी चला देंगे। चला देना, इन्हीं की बात कर रहे हो ना आप? हाँ जी, हाँ जी। तो यार ये आपसे मेरा पहला सवाल है, आपको देखने में फर्स्ट इंप्रेशन में क्या दिख रहा है? पहले मैं आपसे पूछूंगा। कुछ शिवलिंग टाइप का स्ट्रक्चर है। बस ये देख के मैं फैसिनेट हो जाता हूँ। मैंने जितनों से पूछा सबसे पहला आंसर उन्होंने यही दिया, भाई लग तो शिवलिंग है, और ये ह्यूज स्ट्रक्चर है, और ये इंडिया में नहीं है, ये यूएस में है। तो ये बहुत शॉकिंग है। सैटेलाइट इमेजेस हैं उस जगह की, कोऑर्डिनेट्स अगर डाल दे लोग चेक कर सकते हैं। उन्होंने जस्ट अभी आप इसको जब जूम इन करते हो ना तो ज़्यादा चीज़ें दिखाई देती हैं। जूम इन करने के बाद पता चलता है कि भाई वो एक वाटर बॉडी है शायद, ठीक है, क्योंकि बाजू में आप देखोगे एक बोट है। अब जब आप ज़्यादा जूम आप देखते हो ये, और वो ये क्रिएटेड लगता है कुछ, उसकी शेप देखो आप, बाजू में बाउंड्री है प्रॉपर। अरे यार ये क्या है? और आसपास जब चेक करते हो तो बोलते हैं 100 किलोमीटर तक कुछ नहीं है। फिर जब और बाजू में चेक किया तो पता चला उधर ढेर सारे टैंक्स खड़े हैं, लिटरली टैंक्स हैं यूएस आर्मी के। तो मतलब वो जो भी जगह है वो हाईली प्रोटेक्टेड और गार्डेड है। कोई ऐसी जगह है जहां यूएस आर्मी नहीं चाहती आम आदमी आए। तो उन्होंने जब ये चीज़ वायरल होनी शुरू हुई तो पहले जस्टिफिकेशन आया कि ये हमारी ना वाटर वेपन टेस्टिंग जोन है। अब यार बहुत ही वेग सा है वो आंसर, बिकॉज वेपन टेस्टिंग के लिए आपको बड़े पॉन्ड्स, बड़े समुंदर चाहिए होते हैं बेसिकली, बिकॉज आप मिसाइल्स वगैरह बम्स टेस्ट करते हो, उतने छोटे उसमें कुछ टेस्टिंग नहीं होती। वो उन्होंने आंसर दिया कि वेपन टेस्टिंग जोन है, बिकॉज कुछ तो जस्टिफिकेशन देना ज़रूरी होता है। ज़्यादा फैसिनेटिंग मेरे को ये लगता है देखिए कि उसके बाजू में देखिए सिमिलर स्ट्रक्चर जैसा इंप्रेशन है, जैसे आप डेजर्ट में चलो जूते का पैर रखो तो कैसे जूते का निशान पड़ जाता है। तो मैं हैरान हूं देख के कि यार इसका मतलब ये जो चीज़ इधर है पहले उधर भी थी। मेरे को लगा ये कोई स्पेसशिप तो नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि ये पोर्टल्स हो सकते हैं कि वही पानी के थ्रू आना जाना। मेरे को लगा स्पेसशिप क्यों स्पेसशिप थ्योरी ज़्यादा क्यों वर्क करती है, क्योंकि स्टार वॉर्स जो मूवी है उसमें जो उनका स्पेसशिप है उसको इसके साथ रखो और दोनों की शेप देखो, हूबहू एग्जैक्ट शेप है दोनों की। तो फिर मेरे को दिमाग में आता है यार पता नहीं दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, और हम ऐसे ही पता नहीं किसी रेस में हम लोगों को लगा लिया हुआ कि हम बिजी रहें, ना पूछे ना सोचें, आओ कमाओ खाओ सो जाओ। ऐसे निकल गई कितनी जनरेशन्स, और बैकग्राउंड में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये सब कर रही हैं। तो कितना फैसिनेटिंग है यार ये सोचने में। अर्थ के बारे में भी आप काफ़ी शॉकिंग चीज़ अभी ऑफ द कैमरा बता रहे थे कि अर्थ कितनी स्पीड पर रोटेट करता है हमारा। तो यार ये चीज़ें जो है ना ये आपको सोचने में मजबूर कर देगी कि हम कितने केओस में बैठे हुए हैं, और फिर भी हमको आइडिया नहीं हो रहा क्या क्रिएशन है, कितनी प्यारी क्रिएशन है ये प्लैनेट। जो अर्थ है वो रोटेट करता है, हम सबको मालूम है, इसलिए दिन और रात होते हैं। वो स्पीड क्या है ये कोई नहीं सोचता जनरल टर्म्स में। अब मैंने उस दिन बैठ के फिगर आउट किया, सर्च किया, तो पता चला 1632 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हमारा प्लैनेट घूम रहा है, और हम इतने प्यार से बैठे हुए हैं थैंक्स टू ग्रेविटी जिसने रोक रखा है। लेकिन ये बहुत क्रेजी स्पीड है। अब आप सोचो 1 सेकंड के लिए भी अगर अर्थ रुक जाता है, नैनो सेकंड के लिए भी, हम 1630 की स्पीड से जाके गिरेंगे। अब बस कभी ब्रेक लगाती है तो हम कैसे आगे होते हैं, वो तो 30-40 की स्पीड पे होती है। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो ऐसे बैंग करेंगी ना, मतलब सब खत्म हो जाएगा। अब हमारा जो अर्थ है वो घूमता है उसके भी अराउंड, सन के अराउंड घूम रहा है, जिससे 1 साल पूरा हो रहा है, राइट। वो भी एक स्पीड पे चल रहा होगा, वो है 67,000 किलोमीटर्स पर आवर।
67,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ऐसे घूम रहा है अर्थ, ऐसे घूम रहा है 1600, ऐसे 67। और हम एक ही जगह पर हम एक बैठे ही हैं। जगह पे बैठे हैं। ये तो इधर भी खत्म नहीं हुआ सर। अब हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि हम गैलेक्सी का पार्ट है, हम गैलेक्सी उसके एंड में, तो वो गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, तो वो भी किसी स्पीड पे चल रहा होगा। वो स्पीड है 8,30,000 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे हमारा सोलर सिस्टम पूरा मूव कर रहा है गैलेक्सी के। अब हमारी गैलेक्सी भी ट्रैवल कर रही है स्पेस पे। बिग बैंग थ्योरी बोलती है कि एक बैंग हुआ और सब मूव कर रहा है, तो गैलेक्सी भी मूव कर रही है। गैलेक्सी मूव करती है 2.1 मिलियन किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। आप इमेजिन करो, हम ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं और ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, ये क्रेजी स्पीड पे, और यहां बैठ के आराम से बात कर रहे हैं। क्या मैजिक है इस क्रिएशन में, क्या सुपर है, क्या फैसिनेटिंग है यार ये। 3i एटलस तो अब जा रहा है। अभी ऑफ द कैमरा आपने एक नई चीज़ के बारे में और भी बताया था, वो थोड़ा देखो 3i एक्सप्लेन करो एटलस तो ऑडियंस को। आया, हमें अच्छा खासा कंटेंट दिया, मेरे को अभी भी फर्म बिलीफ है वो एलियन टेक्नोलॉजी है, और वो निकल गया अपने पाथ पे आगे। अब एक एस्टेरॉयड आने वाला है 2029 13 अप्रैल को, उसका नाम है एपोफिस। अब एपोफिस नाम पता है क्यों दिया है? एपोफिस ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से, गॉड, इजिप्शियन माइथोलॉजी के हिसाब से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, तो उन्होंने एक एस्टेरॉयड को नाम दिया है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं 13 अप्रैल 2029 में वो हमारे सरफेस से, अर्थ के सरफेस से सिर्फ 19,000 किलोमीटर माइल्स ऊपर से निकलने वाला है। हमारी अपनी कुछ सैटेलाइट्स उससे ज़्यादा ऊपर हैं, तो आप सोचो उसके भी नीचे से एक बड़ा एस्टेरॉयड निकलने वाला है। 2004 में जब पता चला था इसके बारे में फर्स्ट, उन्होंने देखा कि यार ये पाथ पे कुछ आ रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तब की कैलकुलेशंस ने उनको बताया कि उसके अर्थ पे हिट करने के चांसेस 2.7% है। ये बहुत होते हैं। 2.7% चांसेस है कि एक एस्टेरॉयड आके 2-3 साल बाद हमको हिट करेगा। अब जो लेटेस्ट फाइंडिंग्स आई हैं, जो पूरे वर्ल्ड के मैथमेटिकल उन्होंने अपने दिमाग लगाए, तो उन्होंने बोल दिया 1 in a million चांस है कि वो नहीं करेगा। उन्होंने प्रिसाइसली बोल दिया कि नहीं, वो निकल जाएगा, हमको दिख भी जाएगा नेकेड आई से जाते हुए, लेकिन वो हिट नहीं करेगा। बट एक स्टार मार्क हमेशा रहता है। अगर बाई चांस इन आने वाले 3 सालों के अंदर किसी भी रीजन से उसकी ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाती है, क्योंकि क्या है, कभी कभी एस्टेरॉयड्स ऊपर भी टकराते हैं। अच्छा। हम बहुत एडवांस हो रहे हैं, लेकिन आज भी हम इतने एडवांस नहीं है कि हमको हर एस्टेरॉयड के बारे में मालूम हो। कुछ एस्टेरॉयड पिछले आई थिंक 2 साल पहले तो हमको सिर्फ 1 हफ्ता पहले मालूम पड़े कि अर्थ के पास से गुजरे हैं, सिर्फ 1 हफ्ता पहले। एक आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ आई थिंक सिर्फ 48 आवर्स की वार्निंग थी कि सडनली इनके उसमें आया, अरे ये कुछ आ रहा है और निकल के जा रहा है। इमेजिन करो वो सीधा आ रहा होता तो आपके पास सिर्फ 48 घंटे थे। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई एक एस्टेरॉयड उसको टकरा जाता है हल्का सा रास्ते में, और उसका थोड़ा भी एंगल चेंज हो जाता है, तो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और 13 अप्रैल फ्राइडे है। फ्राइडे द 13 को वेस्टर्न सिविलाइजेशन में वैसे ही बहुत मनूस माना जाता है, तो इसीलिए एपोफिस जो है उस पर अभी पूरी दुनिया नज़र रखे हुए है, उसके पाथ को स्टडी कर रही है कि भाई ये जो भी चीज़ है ये हमसे दूर से जाए उतना अच्छा, क्योंकि अगर वो क्रैश करता है ना सर, वो जिधर भी गिरेगा ना वो डिज़ास्टर कर देगा, डिज़ास्टर। आई थिंक उसकी स्पीड होगी, आई थिंक 41,000 किलोमीटर्स की स्पीड पर आवर की स्पीड से वो एंटर करेगा हमारे एटमॉस्फेयर में। ग्रेविटी उसको खींचेगी वो अलग। तो आप सोच लो, पता नहीं कितने हज़ार एटम बॉम्ब जितना एक्सप्लोजन होगा, वो जिधर भी क्रैश करेगा। पानी में किया तो आसपास के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सब सुनामी में निकल जाएंगी, अर्थक्वेक्स अलग, सब डिस्ट्रॉय कर देगा। सब जो आसपास है वो सब खत्म। कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा आपको। देखो ऐसे ही एक एस्टेरॉयड आके गिरा था और पूरी डायनासोर पूरे प्लैनेट पे खत्म हो गए थे। वो तो खैर इससे बहुत बड़ा था, बट एक एस्टेरॉयड इतना नुकसान कर सकता पूरी है। स्पीशीज ही खत्म हो गई थी उनकी। स्पीशीज खत्म कर दी सर उन्होंने। तो एस्टेरॉयड्स ये जो होते हैं ये डेंजरस चीज़ें हैं, बट होपफुली अभी तक डराना नहीं चाहिए। जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बोल रही है कि 1 in a million चांस है, बस ये है कि वो उसका पाथ चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये है एपोफिस, ये लेटेस्ट थ्रेट है। 3i एटलस तो पुराना हो गया, नया है एपोफिस। तो ऑलराइट वैभव भाई, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। तो यहीं पर एंड करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। आई होप आपको सबको मज़ा आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वैभव भाई का भी चैनल आपको
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल यार, अगर आपको इस तरह कंटेंट पसंद है, यूएफओज, एलियन लाइफ्स और ये एस्ट्रॉइड्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में जानना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इनके को भी करें, मेरे को भी करें। वैभव भाई का चैनल भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो जाकर उसको सब्सक्राइब करें और सारी वीडियोस को देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।